बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 6ठी वीडियो है और आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो लोग तालीमी इदारों से मुंसलिक हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के बारे में आपने लंबे लंबे बड़े बड़े लेक्चर सुने होंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको मुख्तसर तरीके से आर्टिकल्स के तकरीबन सारे रूल्स अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा ताकि ये आपसे भूलेंगे नहीं। आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का एक हिस्सा होते हैं और ये भी इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आते हैं, इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर में मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, इसलिए कोशिश करें कि लेक्चर को आप पूरा सुनें। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटर्मिनर्स के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या हद तक हम देखेंगे। उसके बाद जब आर्टिकल्स की बात करेंगे तो पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, फिर हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स, फिर हम ऐसे नाउन्स भी देखेंगे जिनको आप आर्टिकल्स के बगैर इस्तेमाल करते हैं। अगर गलती से कहीं आप वहाँ पे आर्टिकल पुट कर लेते हैं तो ये आपकी मिस्टेक हो जाती है इंग्लिश ग्रामर की। इसमें चंद बुनियादी चीज़ें जो मैं आपको समझा दूंगा और ये आपको ज़रूर याद रहेंगी। आखिर में थोड़ा सा हम प्रैक्टिस टेस्ट की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा करने के लिए, और अगर आपको लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया तो आप उनको आराम से कर लेंगे। और ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मज़ीद इसे डिस्कस करने से पहले चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं की तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की नई वीडियोस अगर मैं अपलोड करूं तो उसका आपको मिल सके नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? इसका नाम आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये भी इंग्लिश ग्रामर का एक हिस्सा होते हैं और आगे इनका बहुत वसी इस्तेमाल है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्रांसलेशन मैंने नीचे लिखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। Determiners or noun signals are special adjectives used before nouns. Determiners या noun signals क्या होते हैं? ये खास तरह के adjectives होते हैं जो कि noun से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब adjectives के बारे में मैं पीछे लेक्चर दे चुका हूँ तकरीबन 40 मिनट का, उसमें मैंने आपको adjective की पूरी डिटेल बताई है और अच्छे तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब भी किया है। ये खास adjectives होते हैं जो nouns को फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। Determiners में ये अल्फाज आ जाते हैं this, those, my, their, and which. The words a, an, and the are called articles and they belong to the group of words known as determiners. अब आप ये देख लीजिए कि आर्टिकल जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स का ही एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स जो है वो ग्रामर का एक डिटेल टॉपिक है जहाँ तकरीबन सब चीज़ें मौजूद हुए। आर्टिकल्स भी उन्हीं का एक पार्ट होता है। आर्टिकल्स का ऊपर तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें अल्फाज आते हैं जैसे ए या आ, एन या आन और द या दी। द वर्ड्स आ एंड आन, इनको आप कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसी तरह जो वर्ड द या दी होता है उसे आप कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल ये जो होते हैं जनरल होते हैं और अनस्पेसिफिक होते हैं, मतलब आम चीज़ों से पहले लगते हैं, आम नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है दी या दा, ये स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होता है, मीन्स के खास चीज़ों से पहले इस्तेमाल होता है। अब वो आम और ख़ास चीज़ें क्या होती हैं उसके बारे में हम ज़रा तफसील में देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। तो डेफिनेशन नीचे देखिए, यूज अ बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट। पीछे अगर मेरा इंग्लिश ग्रामर कोर्स का पहला लेक्चर देखें जो कि है नाउन के बारे में, वहाँ पे भी इसका जिक्र मौजूद है। तो कॉन्सोनेंट से जो नाउन स्टार्ट होंगे उनसे पहले आप ए का या इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल्स मैं आपको नीचे दे देता हूँ, जैसे आपने देखिए, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? ही इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, वो एक कहानी की किताब पढ़ रहा है। आई हैव अ पेट डॉग एट माई होम, मेरे घर में एक पालतू कुत्ता है। इज देयर अ डॉग और अ जैकल, क्या एक कुत्ता है गिदड़ है? You will need a notebook and a pencil. आपको एक नोटबुक और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। अब इन सारे सेंटेंसेस में आप ग्रीन और कैपिटलाइज्ड लेटर्स को देखिए, ये सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। आपको याद होगा इंग्लिश के 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जिसमें से 21 जो होते हैं उन्हें आप कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जबकि 5 जो होते हैं वो आपके वावल्स कहलाते हैं, जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू शामिल होते हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं, सी, एस, पी, डी, एन और पी। कप, स्टोरी, पेट, डॉग, नोटबुक, पेंसिल। तो जैसे ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि अगर कॉन्सोनेंट से नाउन शुरू होते हैं तो आप उनसे पहले
ए लगाएंगे। तो ये सारे क्या हैं आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आप इनसे पहले ए लगा दीजिए। आपने ए का लेटर इनके आगे लगा दिया, तो ये क्या है, ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है जो आपने इनके साथ लगाया है। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब सेकंड स्लाइड में देखिए, सम वाउल्स हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड एज वेल एज वाउल साउंड। यूज द आर्टिकल ए विद नाउन्स दैट बिगिन विद दीज वाउल्स। इंग्लिश में जो 5 वाउल्स होते हैं उन्हें आप वाउल आइडेंटिफिकेशन की बेस पे नहीं कहते, बल्कि आप उन्हें वाउल्स कहते हैं। वो ए का या आ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। They have आ sounds, that's why you call them vowel। तो इसमें आपसे यही कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वाउल्स भी होते हैं जो कि वाउल्स का साउंड प्रोड्यूस करते हैं या तो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर इस तरह के आए जो कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस करें तो आप उनके साथ लेटर ए इस्तेमाल करेंगे एज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। तो मैं कुछ सेंटेंसेस से आपको इनकी एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। इज देयर अ यूनिवर्सिटी इन योर टाउन। क्या आपके शहर में कोई यूनिवर्सिटी है? ही इज़ यूरोपियन सिटीजन। वो एक यूरोपीय शहरी है। Does every child in the school wear a uniform? क्या स्कूल में हर बच्चा वर्दी पहनता है? अब इन 3 सेंटेंसेस पे आप गौर कीजिए। इनमें जो नाउन के पहले लेटर इस्तेमाल हुए हैं वो सब के सब क्या हैं? वाउल हैं। कौन से हैं? यू, सेकंड में है ई, थर्ड में है यू। लेकिन मसला ये है कि हैं तो ये वाउल्स, लेकिन ये साउंड वाउल का प्रोड्यूस नहीं कर रहे। आप पहले को देखें, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, इसे आप पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। अब इसमें आ का साउंड नहीं आता, ये यू का साउंड आता है, यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर इसी यू को देखें तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में ए की आवाज़ निकालता है, तो वहाँ पे आप एन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह यूनिवर्सिटी। नीचे वाले में देखिए कि इसको हम पढ़ते हैं यूरोपियन, यू, ई नहीं पढ़ते। और थर्ड वाले में भी आप देखें, इसको हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। यहाँ भी यू की आवाज़ निकलती है। तो ये आपके कहलाते हैं वाउल्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड्स। और इनके साथ आप क्या करेंगे? ए का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसे कहेंगे इज़ देयर अ यूनिवर्सिटी इन योर टाउन। क्या आपके शहर में कोई यूनिवर्सिटी है? आप ये नहीं कहेंगे इज़ देयर एन यूनिवर्सिटी। एन आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ए आप इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल ए इज़ यूज्ड इन कंडीशंस में। अब एन के बारे में देखते हैं। यूज एन बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विद वाउल्स। ऐसे नाउन्स जो वाउल से स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आप आन लगाइए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए नीचे। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। क्या आपके पास इजाफी कलम है? इज देयर एन एंट्रेंस नियर बाय। क्या करीब कोई दाखिली रास्ता है? आई ऑलवेज ईट एन एप्पल आफ्टर लंच। मैं हमेशा दोपहर के खाने के बाद एक सेब खाता हूँ। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। ये एक हाथी की तस्वीर है। यू विल नीड एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट। जब आप बाहर जाएंगे तो आपको छतरी की ज़रूरत होगी। अब इन 5 सेंटेंसेस को देखिए। इनका जो पहला लेटर है वो क्या है? वाउल है, और वो आवाज़ भी वाउल की ही निकाल रहा है। कैसे? आप पहले को देखिए, इसे हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा पेन, ए की आवाज़ निकाल रहा है। सेकंड को देखिए एंट्रेंस। अगर आप इसे इंट्रेंस पढ़ेंगे तो ये गलत होगा, ये है एंट्रेंस, और वो भी एक्स्ट्रा नहीं है बल्कि उसको हम क्या पढ़ेंगे? एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसी तरह हम इसे पढ़ेंगे एप्पल, ए की आवाज़ निकाल रहा है। नीचे देखें एलिफेंट, एलिफेंट, ए की आवाज़ निकाल रहा है। अब इसे भी लोग मिस्टेकनली पढ़ देते हैं एलिफेंट। दैट इज़ रॉन्ग। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एलिफेंट, एला, एला, क्योंकि दोनों ए की आवाज़ पैदा करेंगे। अब लास्ट में देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब इसे यूम्ब्रेला नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे अम्ब्रेला। ए की आवाज़ निकाल रहा है। तो इस तरह के जो ए की आवाज़ निकालेंगे, जो रियल टिपिकल वाउल्स होंगे, उनसे पहले आप आर्टिकल एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारे क्या है? वाउल्स हैं। आपने क्या इस्तेमाल किया? आर्टिकल एन इस्तेमाल कर लिया। एन एक्स्ट्रा, एन एंट्रेंस, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाती है, ये भी पीछे आपने पढ़ी होगी। मैं जस्ट आपको यहाँ पे आर्टिकल्स में बता देता हूँ। सम वर्ड्स बिगिन विद अ साइलेंट एच। यूज एन विद नाउन्स दैट बिगिन विद द साइलेंट एच। आपके पास कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हेच से स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें हेच क्या होता है? साइलेंट होता है। तो ऐसे नाउन्स जो होंगे जहाँ पे हेच शुरू में इस्तेमाल होगा और वो साइलेंट होगा, तो आप उससे पहले एन लगाइए। कैसे? ये देख लीजिए।
बिल इज़ एन ऑनेस्ट मैन, बिल एक दयानतदार आदमी है। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर एन आवर, मैं एक घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम इज़ एन ऑनर फॉर मी, इस टीम का हिस्सा बनना मेरे लिए एहसास की बात है। ये 3 आमतौर पर बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं जो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर रख लिए हैं। अब इन सारे सेंटेंसेस में देखिए इनका पहला लेटर H है और H के बाद क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है। लेकिन ये H जो होता है ये साइलेंट होता है, इसे आप स्पीकिंग में अदा नहीं करते, इसे आप प्रोनाउंस नहीं करते। इन्हें हम कहते हैं वर्ड्स विद साइलेंट H। ये देख लीजिए, इसे आप पढ़ते हैं ऑनेस्ट, कभी आप इसे होनेस्ट नहीं पढ़ते, H इसमें साइलेंट होता है तो O से आप स्टार्ट करते हैं, आप कहते हैं ऑनेस्ट, आ। देखें ए का साउंड निकल रहा है, H इसमें साइलेंट होगा। सेकंड में देखिए इसे पढ़ेंगे आर, आर, इसमें भी H साइलेंट है। थर्ड में आप देखिए इसे पढ़ेंगे ऑनर, ऑनर, तो इसमें भी क्या होगा, H साइलेंट होगा। ये सारे वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट हुए हैं लेकिन इनका जो कॉन्सोनेंट है वो साइलेंट है, और कॉन्सोनेंट के जो बाद वाला लेटर है वो है O। तो O क्या है, एक वाउल है और यहाँ वाउल का साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप उससे पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो इसलिए आपने क्या किया, एन लगा दिया सबके साथ, एन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ आ की जगह आपने क्या किया, आन लगा दिया। क्यों, क्योंकि H साइलेंट था और H के बाद वाउल आ गया और वो वाउल का साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल दी की बात करते हैं या दा की बात करते हैं। इसे आप दी भी पढ़ते हैं, दा भी पढ़ते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब आप किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के बारे में बात करें तो आप उनसे पहले क्या करेंगे, या उन नाउन से पहले आप क्या करेंगे, दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर नाउन आपके वाउल से स्टार्ट होंगे तो आप दी कहेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे तो आप उन्हें दा कहेंगे। अब मुझे याद है स्कूल कॉलेजेस में आमतौर पर पढ़ाया जाता है कि पहाड़ों के नाम से पहले, दरियाओं के नाम से पहले, समंदरों के नाम से पहले, बट इट्स वेरी क्लियर, सिंपल जो ग्रामर की जो बुक्स होती है उनमें डेफिनेशन ये लिखी होती है। यहाँ सारी की सारी डिटेल मैं आपको समराइज करके बताऊंगा जो नॉर्मली डिस्क्राइब नहीं की जाती। तो पहले मैं आपको टिपिकल 5 एग्जांपल्स दूंगा, उससे ही आप समझ जाएंगे कि दा का इस्तेमाल या दी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। आई विल वेट फॉर यू इन द कार, मैं गाड़ी में आपका इंतज़ार करूँगा। इन द कार, अगर आप इस सेंटेंस की तरफ देखें तो एक शख्स दूसरे से कह रहे हैं कि मैं कार में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो वो एक ख़ास कार है जिसके अंदर वो बैठा हुआ है और उस बंदे से कह रहा है कि तुम जा रहे हो, वापस आना, इधर ही आना, इसी कार के अंदर आना, मैं इसी में बैठ के तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। चूँकि एक स्पेसिफिक कार की बात हो रही है इसलिए हम वहाँ पे दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी स्पेसिफिक जगह पे अगर आप किसी बंदे से मुखातिब हैं और उस जगह का इशारा कर रहे हैं कि यार यहाँ मिलेंगे, यहाँ आना, उधर जाना, तो वहाँ पे आप दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बाग में खेल रहे हैं। इस वर्ड को लोग पढ़ते हैं गार्डन या गार्डन, यहाँ ई जो होता है साइलेंट होता है, ऐसे हम पढ़ते हैं गार्डन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। तीसरे सेंटेंस को देखिए, द टेलीफोन इज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा है, टेलीफोन। अच्छा, इस वर्ड को भी आप पढ़ेंगे टेलीफोन, कुछ लोग इसे पढ़ लेते हैं टेलीफोन, ये टोटली गलत है। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है टेलीफोन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाउल जो होते हैं वो ए का साउंड या आ का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कहेंगे टेलीफोन। रिंगिंग, रिंगिंग, इसे हम पढ़ेंगे रिंगिंग। जी जो होता है बहुत ही फेड होता है, इसे अगर आप पढ़ते हैं रिंगिंग तो दैट्स नॉट करेक्ट, रिंगिंग, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन थी। अब यहाँ देखिए, द टेलीफोन इज रिंगिंग, टेलीफोन बज रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर घर पे मौजूद हैं और घर पे आपसे अम्मी आपसे या अब्बू आपसे कहते हैं द टेलीफोन इज रिंगिंग, फ़ोन बज रहा है, तो एक ख़ास फ़ोन की बात करें जो बज रहा है और उसकी तरफ आपका इशारा कर रहे हैं, और वाकई जब आप उस फ़ोन की तरफ देखेंगे तो वो बज रहा है, वो आपको दिखेगा भी। तो वो क्या हुई, एक ख़ास चीज़ हुई, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक थिंग हो गई, तो आप उससे पहले दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, द टेलीफोन इज रिंगिंग। द मार्केट इज़ वेरी बिजी टुडे, आज बाज़ार बहुत मसरूफ़ है, इस बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो द मार्केट, आप एक ख़ास मार्केट की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बिजी है, बाकी मार्केटों के अलावा बाकी और किसी का आपने जिक्र नहीं किया, वही मार्केट है जो बिजी है, तो आप उससे पहले क्या करेंगे, दा लगाएंगे। ये आपकी प्लेस हो गई। जैसे आपने कार थिंग के बारे में बात की, गार्डन जगह के बारे में बात की, टेलीफोन थिंग के बारे में बात की और मार्केट के बारे में बात की। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम शख्स की भी ले लेते हैं।
आप कहते हैं द जेंट्स आर अपस्टेयर्स एंड द लेडीज आर डाउनस्टेयर्स। फॉर एग्जाम्पल किसी जगह अगर शादी ब्याह में आप जाते हैं, वहाँ आपसे पूछते हैं कि ख़वातीन का खाना कहाँ लग रहा है या ख़वातीन कहाँ मौजूद हैं और मर्द कहाँ मौजूद हैं, तो आप कहेंगे द जेंट्स आर अपस्टेयर्स, द जेंट्स, एंड द लेडीज आर डाउनस्टेयर्स। अब देखिए जेंट्स के साथ और लेडीज़ के साथ दा लगाया, क्यों? क्योंकि ख़ास जेंट्स की बात हो रही है और ख़ास लेडीज़ की बात हो रही है। जेंट्स जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं, ख़ास जेंट्स वो ऊपर वाले पोर्शन में हैं और लेडीज़ जो हैं वो नीचे वाले पोर्शन में मौजूद हैं। तो आप इस तरह इशारा करेंगे तो वहाँ भी आप दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं या पीपल की बात कर रहे हैं। अब इन सब में आप देखिए ये जो ग्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन कर लिया आपको, कार, गार्डन, टेलीफोन, ऑर्किड, जेंट्स, लेडीज़। ये सेंटेंस के अंदर एक ख़ास चीज़ को, ख़ास शख्स को या ख़ास जगह को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इनसे पहले आप दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप सेकंड सेंटेंस की तरफ देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अगर मैं कहता चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, अब यहाँ देखिए मैंने दा का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं ख़ास जगह की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आउटसाइड, बाहर, क्योंकि बाहर से मुराद कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। अगर आप कहते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड तो आप उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, लेकिन जब आपने कहा गार्डन में या पार्क में तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? दा लगाएंगे। अब आप देखिए इन सब के साथ आपने दा इस्तेमाल किया, द कार, द गार्डन, द टेलीफोन, द मार्केट, द जेंट्स, द लेडीज़। तो ये दा का इस्तेमाल होता है कि आप ख़ास चीज़ों से, ख़ास जगहों से या ख़ास लोगों से पहले इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा और तफसील देखते हैं। यू ऑल्सो यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन देयर इज ओनली वन। ऐसे नाउन जो आपके पास एक ही हों या जिस जगह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वहाँ भी वो सिंगुलर ही हों, एक ही हों, उनसे पहले भी आप दा इस्तेमाल करेंगे। कैसे? ये देख लीजिए, द मून अपीयर्स एट नाइट, रात को चांद नज़र आता है। अब देखें चांद तो दुनिया में एक ही है और वही रात को नज़र आता है, तो इससे पहले आप क्या करेंगे? दा इस्तेमाल करेंगे, द मून अपीयर्स एट नाइट। इसी तरह द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमक रहा है। द स्काई इज कम्प्लीटली ब्लू, आसमान बिल्कुल नीला है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। ही इज स्टैंडिंग नियर द मेन डोर, वो मरकजी दरवाजे के करीब खड़ा है। इन सब के साथ दा इस्तेमाल हुआ है। अब ऊपर वाले चारों तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन लास्ट में आपका क्वेश्चन होगा, डोर तो कोई प्रॉपर नहीं होता क्योंकि दुनिया में तो हज़ारों लाखों दरवाजे हैं। लेकिन जब आप सेंटेंस में इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, आप इसे देखिए। फॉर एग्जांपल आप पूछते हैं कि यार वेयर इज़ जिम, जिम किधर है? वेयर इज़ अली, अली किधर है? आप कहेंगे ही इज स्टैंडिंग नियर द मेन डोर, मेन गेट, कि वो मेन डोर के पास खड़ा है। तो आप 100% समझ जाएंगे कि यार एक स्पेसिफिक मेन डोर है जिसकी ये बात कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर के अंदर खड़े हैं तो आप कहेंगे ही इज स्टैंडिंग नियर द मेन डोर, नियर द मेन डोर, द आपने ज़रूर लगाना है। अगर आप कहते हैं ही इज स्टैंडिंग नियर मेन डोर तो ये ग्रामर की मिस्टेक होगी, आप कहेंगे द मेन डोर। तो यहाँ भी जब आपके पास इसम एक ही हों, एक ही चीज़ को जाहिर करें, तो उनसे पहले आप क्या करेंगे? दा का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, द मून, द सन, द स्काई, द अर्थ, द मेन डोर। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ, कुछ और इस्तेमाल बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। पूरी पास मी द न्यूज़पेपर, क्या आप मुझे अखबार देंगे? फॉर एग्जाम्पल आप एक कुर्सी पर बैठे हुए और दूसरी तरफ जाने के लिए आपको टाइम लगेगा या बहुत से लोगों को पुश करना पड़ेगा, तो आप किसी से कह सकते हैं वुड यू पास मी द न्यूज़पेपर, क्या तुम मुझे वो न्यूज़पेपर पास करोगे, यानी कि मुझे दोगे। अब आप देखिए एक ख़ास न्यूज़पेपर की बात हो रही थी, इसी वजह से आपने उसके साथ दा लगा दिया, द न्यूज़पेपर। वुड यू पास मी द न्यूज़पेपर, वुड यू प्लीज़ पास मी द न्यूज़पेपर, आप इसके साथ प्लीज़ का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज़ अ स्पेसिफिक न्यूज़पेपर दैट द स्पीकर इज़ आस्किंग फॉर। अब इसमें स्पीकर जो एक ख़ास न्यूज़पेपर की बात कर रहा था, इसलिए आपने इससे पहले दा लगा दिया। अब इस एग्जाम्पल की तरफ देखिए, जिम इज़ गोइंग टू द थिएटर नाउ, जिम अब थिएटर जा रहा है। अब अगर इस सेंटेंस में आप देखें, आपने थिएटर से पहले दा क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ख़ास थिएटर है जिसमें जिम जा रहा है, तो ये ख़ास जगह हो गई, आपने इससे पहले क्या कर दिया? दा लगा दिया। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लान, मैं इस मंसूबे का मुंतज़िर हूँ। देयर इज़ अ स्पेसिफिक प्लान दैट द स्पीकर इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब अगर आप किसी से बात करते हैं, आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लान, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, आप द का वर्ड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एक ख़ास प्लान की आप बात करें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्लान। तो इस तरह की सिचुएशन में भी आप द का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही टर्न ऑफ द लैम्प नेक्स्ट टू हिज बेड, उसने अपने बिस्तर के पास चिराग ऑफ कर दिया।
अब उसके बेड के पास ही लैंप था तो उसने क्या किया, ऑफ कर दिया। He turned off the lamp। कोई चीज़ उसके पास थी, एक खास चीज़ थी जो उसने ऑफ की, तो वहां भी आपने आर्टिकल द को पुट कर दिया। We can also use the to refer to plural nouns when they are being referenced specifically। द को हम प्लूरल नाउन को रेफरेंस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, ये देख लीजिए। आई एम लुकिंग फॉर द स्टाफ आई मेट यस्टरडे। मैं उस स्टाफ को तलाश कर रहा हूँ, या मैं उन स्टाफ को तलाश कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका मतलब होगा मैं उन स्टाफ को तलाश कर रहा हूँ जिनसे मैं कल मिला था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड द स्टाफ आई मेट यस्टरडे। अब यहाँ तक खास स्टाफ की बात हो रही है, और ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जगह आए, एक रिसेप्शन पे आए या किसी जगह पे आए, आप कहते हैं यार मैं उस बंदे को या उन स्टाफ को ढूंढ रहा हूँ, उस टीम को ढूंढ रहा हूँ जिनसे मैं कल मिला था। तो वो टीम जो होगी वो आपके लिए खास बन गई, क्योंकि आप उनसे मिलना चाहते हैं। तो आप उनसे पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। आई एम लुकिंग फॉर द स्टाफ आई मेट यस्टरडे। द डॉग्स नेक्स्ट डोर कीप मी अवेक विद देयर बार्किंग। अगले घर वाले कुत्ते भौंकने से मुझे बेदार करते रहते हैं। मीन्स कि आपकी नेबरहुड में या आपके पड़ोस में किसी ने कुत्ते रखे हुए हैं और वो पूरी रात भौंकते हैं, या रात के किसी पैर भौंकते हैं और आप जागते हैं, तो आप इस तरह के सेंटेंस या ऐसी स्टेटमेंट वहाँ इस्तेमाल करते हैं। द डॉग्स नेक्स्ट डोर कीप मी अवेक विद देयर बार्किंग। अब यहाँ भी देखें तो डॉग्स, तो ये खास ऐसे कुत्ते हैं जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो यहाँ भी आप दा इस्तेमाल करेंगे। आप खाली डॉग्स नहीं कहेंगे, द डॉग्स कहेंगे जिनके बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह आई सी द गेस्ट्स हैव ऑलरेडी अराइव्ड। मैं देख रहा हूँ कि मेहमान पहले ही पहुंच चुके हैं। द गेस्ट्स, अब यहाँ भी गेस्ट से पहले आपने द लगाया, क्यों? क्योंकि खास मेहमानों की बात हो रही है। स्टाफ, डॉग्स एंड गेस्ट खास नाउन हो गए, तो आपने इनसे पहले क्या किया, द का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। द स्टाफ, द डॉग्स, द गेस्ट्स, ये आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। तो जितनी खास चीज़ें होती हैं उनसे पहले आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो आर्टिकल के बगैर होते हैं, जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप गलती से आर्टिकल लगा देते हैं तो आप मिस्टेक कर जाते हैं। उससे बचने के लिए आप इस लेक्चर का बाकी हिस्सा भी सुन लीजिए। You can exclude articles when you are talking about something in general and you can also exclude with plural nouns। अगर आप किसी चीज़ के बारे में जनरली बात करें, आम तौर पर किसी चीज़ के बारे में बात करें, या प्लूरल नाउन्स की बात करें, जमा नाउन की बात करें, तो आप उनसे पहले भी आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, प्लूरल नाउन से पहले आप ए और आन का इस्तेमाल तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सिंगुलर के साथ ही करते हैं। दा का भी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे उसके साथ। और अगर जनरली चीज़ें जस्ट एज ए स्टेटमेंट दी जाएँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए, चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स। बच्चे खेल खेलना पसंद करते हैं या स्पोर्ट्स खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग गेम्स, आम सी बात हो रही है। यंग बॉयज एंजॉय प्लेइंग स्पोर्ट्स, नौजवान लड़के खेल से लुत्फानंदोज होते हैं। डॉग्स आर माई फेवरेट एनिमल्स, कुत्ते मेरे पसंदीदा जानवर हैं। बेबीज ऑफन क्राई एट नाइट, बच्चे अक्सर रात को रोते हैं। अब ये 4 सेंटेंसेस को आप देखिए। इन सेंटेंसेस में चिल्ड्रन, यंग बॉयज, डॉग्स एंड बेबीज, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। तो देखिए, यहाँ आपने द या दी का इस्तेमाल नहीं करना। ये जनरल थिंग्स हैं एंड प्लूरल नाउन्स हैं। Nouns that don't show quantity are normally used without or a or an। The article the however may be used in this case। ऐसे nouns जो क्वांटिटी को शो नहीं करते, नॉर्मली क्या होता है, आप उनके साथ a और an का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आप उनके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, ये देख लीजिए। Add sugar in your coffee, अपनी कॉफ़ी में चीनी शामिल करें। Add sugar in your coffee। अब देखें, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, कितनी शुगर, और आप उसे गिन भी नहीं सकते, शुगर के कितने दाने, दैट्स इम्पॉसिबल। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे। इस तरह वी नीड टाइम टू थिंक ऑफ न्यू प्लान, हमें नए मंसूबे के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। वी नीड टाइम टू थिंक ऑफ न्यू प्लान, वी नीड टाइम, कितना टाइम कुछ पता नहीं है। यू हैव गॉट dirt on your face, आपके चेहरे पर गंदगी लगी है। कितनी गंदगी लगी है ये नहीं बताया गया, बता भी नहीं सकते। तो आप इन 3 सेंटेंसेस को देखिए। Add sugar in your coffee, we need time to think of new plan, you have got dirt in your face। ये चीज़ें जो कि क्वांटिटी को शो करती हैं, तो आप इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर दी का इस्तेमाल हो तो वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, ये क्या है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो ये बात भी अपने जहन में रखिए कि अगर अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे तो उनसे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। शुगर अनकाउंटेबल है, आप इसे काउंट नहीं कर सकते। टाइम जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है वी नीड टाइम। अब ये भी जो है क्या है, इस टाइम अनकाउंटेबल है, आप इसे नहीं कह सकते।
यू गॉट डर्ट। कितनी डर्ट कितने फेस पे लगी है, कितने % लगी है, ये भी आप नहीं बता सकते, तो इसलिए आप इनसे पहले आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू ऑफन यूज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स विदाउट एन आर्टिकल। अब ये कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं जिन्हें आप आर्टिकल के बगैर ही लिखते हैं। वो कौन से हैं? जिम हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट होम फॉर वर्क। जिम पहले ही काम के लिए घर छोड़ चुका है। अब देखिए जिम जो है वो घर छोड़ चुका है। घर जो है क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है, आप इससे पहले कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, वी गो टू स्कूल ऑन फुट। ना आप कहेंगे वी गो टू आ स्कूल या ऑन स्कूल या द स्कूल, आप नहीं लगाएंगे। वी गो टू स्कूल ऑन फुट, हम पैदल स्कूल जाते हैं। स्कूल एक आम सी बात है। दे गो टू चर्च ऑन संडेज, वो इतवार के दिन चर्च जाते हैं। दे गो टू चर्च ऑन संडेज। अब यहाँ भी आप कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई ऑलवेज स्टे बिजी इन माई वर्क, मैं हमेशा अपने काम में मसरूफ़ रहता हूँ। वर्क, अब यहाँ भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये भी सिंगुलर नाउन है। तो ये एक और सिचुएशन होती है जहाँ पे सिंगुलर नाउन्स अगर आपके पास आते हैं, कोई ख़ास जगह जहाँ आप डेली जाते हैं या कुछ करते हैं, तो आप वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगाते। तो ये आर्टिकल्स के बारे में तकरीबन मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब अगर लेक्चर के एक एक सेंटेंस पे आप गौर करें तो इसमें हर एक चीज़ की रिफ्लेक्शन मौजूद है। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डिटर्मिनर्स, उन लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। डिटर्मिनर्स के बारे में तफसीली लेक्चर में नेक्स्ट अपलोड करूंगा, उसे आप देख सकते हैं और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही तफसीली लेक्चर है। आर्टिकल्स का एक छोटा सा पार्ट होता है और लेकिन इसकी अहमियत ज़रूर है। इसे अगर ना सीखें और बाकी चीज़ों को सीखें तो ऑब्वियसली ये भी आपके लिए मसला क्रिएट कर सकता है। और आमतौर पर तालीमी इदारों में जहाँ इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाती है और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस टेस्ट देता हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस खुद कीजिए। 3 एक्सरसाइज यहाँ पे मौजूद हैं। आंसर की उनकी मैंने नहीं दी, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को पूरे को देखें, इसको समझें, तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज में कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और दी। अब इनके अंदर आपने आ, आन और दी लगाना है। ये टोटल मैंने 12 रखे हैं आपके सामने, 12। आप अगर ये लगा देंगे तो इट मीन्स कि आप समझ गए क्योंकि तकरीबन ये सारे किस्म के यहाँ पे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला वर्ड है आपका ऑल, जैसे उर्दू में कहते हैं उल्लू। अब ऑल का पहला वर्ड क्या है? वो है ओ, और वो ए की आवाज़ निकाल रहा है, तो ये वाउल ही हुआ ऑल, तो आप उससे पहले एन लगा देंगे, एन ऑल। अब नीचे के वर्ड क्या है? सन, रॉकेट, एफिल टावर, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, स्टार्स, एनिमल, बुक। अच्छा, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं एनिमल, यहाँ भी लोग इसे पढ़ लेते हैं एनिमल, दैट्स रॉन्ग। आई क्या है? आपका वाउल है, तो आप इसे आह के साउंड में ही पढ़ेंगे, एनिमल। बुक, एयर, कैबिनेट, बॉय। सेकेंड एक्सरसाइज है राइट ए, एन और द इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ मैंने आपको दे दिए सेंटेंसेस, अब वो पीछे अगर आपने कर लिया तो फिर ये भी आप कर लेंगे। एक मैं आपको करवा दूँ, फॉर एग्जांपल कहते हैं देयर इज अ रैम्बो, आप कहेंगे आ, क्यों? क्योंकि रैम्बो एक कॉमन नाउन है। लेकिन स्काई मैंने आपसे पीछे कहा था, स्काई, सन, वहाँ पे आपने द इस्तेमाल करना है, द स्काई। देयर इज अ रैम्बो इन द स्काई। अब नीचे खुद लगाइए, हु इज बॉय आउटसाइड गेट, ये भी मैंने पीछे करवा दिया है। डैश स्पेस डॉक्टर गेव जिम इंजेक्शन, आई से शुरू हो रहा है। अली ओपन डैश डोर टू लेट गेस्ट इन। बिल इज स्पेस ओनली मेल चाइल्ड इन फैमिली, इसे फैमिली पढ़ा जाता है, फैमिली नहीं पढ़ेंगे, आई साइलेंट होता है इसमें। वेयर इज बिगेस्ट कंट्री in dash world, there is a dash nest in dash tree, he is writing dash letter for job, Jim has dash brother and dash sister, we reached dash top of dash hill in 2 hours। अब ये सारे सेंटेंसेस थे, इन्हें अगर आपने कर लिया तो इट मीन्स लेक्चर आपको समझ में आ गया। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी राइट द करेक्ट आर्टिकल्स इन ईच ब्लैंक स्पेसेस। पीछे वाले 2 आपने कर लिए तो आप ये भी कर लेंगे, क्योंकि इनके बीच में भी आर्टिकल लगाने हैं। पढ़ के मैं आपको सुना लेता हूँ ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाए वर्ड्स की। बिल लिव्स इन डैश विलेज, अब आप ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, दी लगाएंगे, ये आपकी मर्जी है। विथ हिज मॉम, डैड एंड सिस्टर जेनी। दे लिव इन डैश बिग हाउस, देयर हाउस इज बिगेस्ट कंपेयर टू अदर हाउसेस। अब अच्छा, बिगेस्ट का सुपरलेटिव डिग्री पीछे एडजेक्टिव में पढ़ा था, वहाँ भी हम दी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ लगा सकते हैं। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी।
Bill's father is artist. अब ए लगाना है एन लगाना है, आप समझ गए होंगे. He travels around world for shooting. यहाँ शूटिंग से मुराद वो मारने वाला शूटिंग नहीं है, ये है शूटिंग, shooting the scenes. His mother is dash housewife. She is dash best cook in her family. Again best सुपरलेटिव डिग्री होती है तो वहाँ भी आप दी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हमेशा याद रखिएगा. Bill goes to school daily with Jenny. They live simple and peaceful life in village. Although they live in an old village, but having wonderful time with other villagers. तो ये आपका पैराग्राफ था. आप इसके अंदर भी आर्टिकल को पुट कीजिए और एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए. ये तीनों एक्सरसाइज आपने कर ली, लेक्चर को सुन लिया. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू रिपीट इट अगेन. यू विल लर्न ऑल whatever is required from you. तो ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपके एग्ज़ाम की या किसी चीज़ की, किसी इंट्री टेस्ट की. आर्टिकल से वहाँ पूछे जाते हैं, ज़रूर कुछ क्वेश्चन इसमें से आते हैं. अगर इंग्लिश ग्रामर को आप मुकम्मल तौर पर सीखना चाहते हैं तो एक एक लेक्चर को सुनिए और उनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है. और यहाँ जो मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ वो बिल्कुल ही टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं और मैंने एडवांस ग्रामर की बुक से ली हैं. तो ये आपके लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है ग्रामर के इन कंपोनेंट्स को सीखने की. आज के लिए इतना. वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो के बारे में. आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और रिप्लाई यू देयर. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे. यूट्यूब पे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मजीद वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप क्लिक करके उन वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं. और अगर आप फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पे मुझे फॉलो करके मेरे फेसबुक पेज का विजिट कर सकते हैं और मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं. इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है. और अगर इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो उसके लिए उसके सारे कंपोनेंट्स को वन बाय वन देख के उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप एडवांस इंग्लिश की तरफ जा सकते हैं. अदरवाइज आपको फिर बैक टू बैक इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा. और इवन अगर आप कोई कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना चाहते हैं इंग्लिश के हवाले से, जैसे IELTS, TOEFL, OET, PTE, इस तरह के जितने एग्जाम है, तो वहाँ आपको पता है इंग्लिश ग्रामर जो है वो अहम रोल प्ले करती है आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग में. तो उसके लिए भी इंग्लिश के कंपोनेंट्स को, बुनियादी कंपोनेंट्स को सीखना, इनके रूल्स को समझना बहुत जरूरी है. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.